चैप्टर 8 क्लास 8 वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो महिलाओं के बारे में, कास्टिज्म के बारे में और रिफॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि किस प्रकार से कास्टिज्म जो था भारत का, आपको पता है कि पहले भी कास्टिज्म बहुत ज्यादा था भारत में, आज भी काफी हद तक चल ही रहे हम जानते हैं, और रिफॉर्म्स की उसमें बदलाव किस प्रकार से सुधार किए गए उसके बारे में यहाँ हम जानेंगे। Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? 2000 साल पहले लोग कैसे रहते होंगे, बच्चे कैसे रहते होंगे। Nowadays, आज की बात करें अगर, तो ज्यादातर गर्ल्स जो हैं मिडिल क्लास फैमिलीज की, वो भी कहाँ जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, और लड़कों के साथ पढ़ती हैं, जाके पढ़ रहे हो ना बॉयज के साथ ही स्कूल में, को एजुकेशन है तुम्हारा। जब बड़े हो जाते थे उस समय लोग, तो बहुत सारे, आज की बात करें तो बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ाई खत्म होने का जॉब मिल जाती है सब लोगों को, जो जॉब अच्छी पढ़ाई की होती है उसके हिसाब से नौकरियां मिल जाती हैं। फिर उनके बाद क्या होता है, नौकरी मिल गई, फिर बाद में एक एज क्रॉस होने के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद उनके माँ बाप फिर उनकी शादियां कर देते हैं, यानी कि एक एज होती है, ये तो नहीं है कि अभी से शादी कर दी, एक एज के बाद शादी की जाती है। और ये भी हमको आजकल छूट है कि हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, अपने पसंदीदा लड़के लड़की से हम शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। काफी फैमिली सपोर्ट करती हैं, पेरेंट्स आजकल बहुत सपोर्टिव है, वैसे देखा जाए। और इवन दूसरी कम्युनिटी और कास्ट में भी शादी, इंटरकास्ट मैरिजेस भी आज काफी होती हैं, हम जानते हैं, तुम्हारे भी रिश्तेदारियों में बहुत सारे लोग होंगे यहाँ इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, कॉमन है आजकल, ठीक है। और इवन विडोज जानते हैं किसको कहा जाता है, विधवा औरतें जो होती हैं जिनके पति मर जाते हैं, है ना, वो भी दोबारा शादी कर सकती हैं, विडो रीमैरिज बोलते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। ये सारा कुछ, सारी महिलाएं, सारे पुरुष क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, जितना मर्दों को वोट डालने का राइट दिया गया, गर्ल्स को भी मिला है, महिलाओं को भी मिला है। ये राइट्स जो हैं एक्चुअल में तो आज हम देख रहे हैं सबको दी गई हैं, लेकिन पहले ये ऐसी नहीं थी। हम बात करें आज की भी, अगर बात करें, आज देखो आप स्कूल की बात की हमने, अच्छी पढ़ाई की बात की, कॉलेज की बात की, नौकरी की बात की, शादी की बात की, सब चीजें देखी, तो क्या सब लोगों को आज ये चीज बराबर मात्रा में उपलब्ध है कि सब लोग इसको ले सकते हैं? तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, क्या हर एक आदमी उस स्कूल में पढ़ सकता है? यस सर, बिल्कुल पढ़ सकता है, सही बात है। तुम्हारे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं, उनकी फीस ये बेचारे झोपड़ियों में रहने वाले, झुग्गी बस्ती वाले गरीब लोग, वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। कर सकते हैं ना बेटा? नहीं कर सकते ना बेटा? तुम स्कूल में क्यों पढ़ते हो? क्योंकि शायद तुम किसी और महंगे बड़े स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको स्कूलों में डाला है, क्या सोचकर डाला है? ज्यादातर लोग अपनी पॉकेट देखकर डालते हैं, फिर पढ़ाई थोड़ी कम ज्यादा हो तो भी चलता है, लेकिन पॉकेट से बाहर जाके तो नहीं डाल सकते ना। डाल सकते हैं? आपकी स्कूल की फीस ही साल की भाई 5 लाख रुपए है, तो कितने लोग भर देंगे? सब लोग तो नहीं भर सकते, है ना। तो वैसे ही हम बात करें अगर आम स्कूलों की, जहां कॉमन बच्चे पढ़ते हैं, जनरली हमारे जैसे बच्चे पढ़ते हैं कॉमन, ठीक है, क्या हर एक बच्चा वो जो फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकता है? अगर कर सकता तो फिर सारे बच्चे पढ़ नहीं लेते। सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जब सुबह तुम स्कूल जाते हो उस समय सारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। कई बच्चे वहां पर ऐसे होते हैं जो बोरी टांग कर कचरा उठाने जा रहे होते हैं, कबाड़, है ना, थैलियां वगैरह इकट्ठी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीख मांग रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो चाय के स्टॉल पे लोगों को चाय सर्व कर रहे होते हैं ना। तो यानी कि कहने का मतलब कि आज भी जो गरीब लोग हैं भारत के अंदर, वो लोग एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रही है, ना ही उनकी फैमिलीज के अंदर सुविधाएं जैसी आम आदमी को चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। इवन महिलाओं को अपनी मर्जी के हस्बैंड चूज करने का भी अधिकार नहीं है। कि हर जगह पर ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से, हम देखते हैं कोई अमीर फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत एजुकेटेड है, बहुत पैसे वाले हाई क्लास लोग हैं, वो ऐसा कुछ करते हैं तो उसको ट्रेंड समझा जाता है, लेकिन गरीब आदमियों को ये सब चीजें करने का अधिकार नहीं दिया जाता। 200 साल पहले चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये आज की बात है। 200 साल पहले चले जाओ तो बिल्कुल अलग था।
ज्यादातर बच्चे जो थे उनकी जल्दी शादी हो जाती थी, भले लड़कियां हो भले लड़के हो, जल्दी शादी हो जाती थी, बाल विवाह होता था, पता है ना? अगर तुम आज से 200 साल पहले पैदा हुए थे तो अब सबकी शादी हो चुकी होती, सब शादीशुदा होते तुम लोग, तेरी भी हो जाती बेटा, सबकी शादी हो चुकी हो जाती ना, सबकी हो जाती है। बाल विवाह के बारे में सुना ही होगा तुम लोगों ने, है ना? आजकल होती है, तेरे को करनी है, मना बोल। तो पहले ये चीजें होती थी कि नहीं? आपने सीरियल्स के अंदर देखा होगा बहुत सारे, एक दो मेरे ख्याल से पहले सीरियल बालिका वधू करके, नाम ही ऐसा था, बालिका वधू, छोटी बच्ची थी और वधू बहू बन चुकी थी, है ना? आता था ना पहले। तो ये चीजें कहां से आती हैं? हमारे समाज में से निकल रही है ना बेटा। अब जो भी सीरियल्स बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, और कहां से बनते हैं? फिर हिंदू एंड मुस्लिम मेन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, इवन बहुपत्नी वाद भी था, यानी कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा शादियां भी कर सकता है। आजकल है ऐसा? आजकल हम देखते हैं नो, आजकल तो एक शादी के बाद जब तक वहां पर तलाक ना लिखा जाए, डिवोर्स ना लिया जाए, दूसरी शादी बंदा नहीं कर सकता है। पहले क्या, राजा महाराजों की कितनी कितनी रानियां होती, होता था ना? ये तो तुम बहुत कम तुम देखोगे, हिस्ट्री खंगाल के देखोगे तो राजाओं की कितनी रानियां होती, ठीक है? तो पहले ऐसा होता था। भारत के कुछ पार्ट्स के अंदर तो सती प्रथा होती थी। सती के बारे में जानते हैं? जानते हो सती प्रथा क्या होती थी? जब किसी महिला के पति युद्ध में या कहीं मारे जाते थे किसी वजह से, वो महिला क्या करती थी, जब उसके पति की अर्थी जलाई जाती थी ना, तो मतलब उसके साथ ही उसको जिंदा जला दिया जाता था। मतलब जबरदस्ती नहीं, अगर वो विशिंगली जाए तो भी अच्छा है, नहीं तो उसको जबरदस्ती भी जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहा जाता था। अगर कोई महिला ऐसा करती थी तो उसका समाज में बहुत नाम होता था, मान सम्मान होता था। जब वो मर गई तो उसका मान सम्मान का क्या आचार डालेगी? तो बेचारी मरी गई तो क्या, ठीक है? तो तुम सोचो, इस चीज के बारे में सोच के देखो। चलो मैं कहूंगा कि लड़कियां तो बहुत घबरा गई होंगी कि ये थोड़ी होता है, घबरा गए होगे नहीं? लड़कों की बात करूं, क्यों तुम्हारी बहनें नहीं है? कैसा सोचोगे? डर लगता है ना ये चीज सोच के कि जिंदा जला देना चिता के साथ। हम जब मुर्दे को जलाते हैं तब भी हमें डर लगता है कि भी हमारा परिवार का कोई सदस्य है, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें वहां भी बड़ा दर्द होता है, दुख होता है। लेकिन वहां एक जिंदा महिला को जला देना, सोचो समाज में ये सब चीजें थी। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती। इस तरीके से जो महिलाएं जबरदस्ती या फिर मर्जी से जान दे देती थी उनको सती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सती कहा जाता था। महिलाओं को प्रॉपर्टी तो मिलती ही नहीं थी। अब आजकल एक नया कानून भी आ गया कि पिता की प्रॉपर्टी में जितना हाथ बेटे का है उतनी बेटी भी अधिकारी है, मांग लेना जाके। एक होता था ना पहले कि बेटे को ही दिया जाता था सब कुछ, अब वो नहीं ना, बेटियां बराबर के अधिकारी हैं, ठीक है? लेकिन पहले कुछ नहीं होता था। ज्यादातर महिलाएं जो हैं उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी। आज जो महिलाएं, आपकी क्लास की अगर स्ट्रेंथ देखो, आप अगर आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं तो 30 अराउंड तो लड़कियां होंगी, 25 to 30 लड़कियां, 30 लड़की, कई क्लास में ज्यादा भी होती है लड़की। तो लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पहले नहीं होती थी। भारत के कई हिस्सों में तो ऐसा भी माना जाता था कि इफ अ वुमन वॉज एजुकेटेड शी वुड बिकम ए विडो, कि अगर किसी लड़की को, किसी महिला को एजुकेट किया जाएगा तो विधवा हो जाएगी, यानी कि उसके पति मर जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जाता था ताकि वो एजुकेशन ना आए, समझ रहे? महिलाओं और पुरुषों के बीच में यही सब चीजें अलग नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत भेदभाव थे महिलाओं और पुरुषों के बीच में। ज्यादातर रीजन्स के अंदर लोगों को डिवाइड किया जाता था कास्ट के हिसाब से, पता है ना आपको, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, तो कास्ट के हिसाब से डिवाइड किया जाता था। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज अपर क्लास। ब्राह्मण्स और क्षत्रियास ये दोनों अपने को अपर क्लास में मानते थे भाई। दूसरे जो होते थे जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, इनको वैश्यास कहा जाता, वैश्यस, ठीक है? ये उनके बाद आते थे। फिर आते थे किसान, कारीगर
और हाथ से काम करने वाले जो वर्ग, मजदूर वर्ग के लोग होते वो आते थे, जिनको शूद्रास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शूद्रास। तो 4 वर्ग थे हमारी सोसाइटी के अंदर। ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, क्षत्रियास ये अपर क्लास में आते थे, फिर वैश्यास उनके नीचे ट्रेडर्स वगैरह होते थे, व्यापारी वगैरह, दुकानदार वगैरह। उसके बाद आते थे लेबर जॉब वाले बंदे, यानी कि हाथ से काम करते थे जो, इवन किसान भी उसी में आते थे। दे वर कॉल्ड शूद्रास। ठीक है। At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean and or worked at jobs that upper caste considered polluting, that is it could lead to the loss of caste status। जो बिल्कुल लोएस्ट क्लास के लोग होते थे वो ऐसे लोग होते थे जो वो काम करते थे जिनको करने से लोग मानते थे कि हमारी कास्ट भ्रष्ट हो जाएगी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो काम। इवन अभी थोड़े समय पहले मैंने क्लास 9th में शायद एक चैप्टर पढ़ा था, 8th में पढ़ा था शायद, ये तुम्हारा तो सीबीएसई की बुक है, बट जो आई थिंक कोर्डोवा की बुक थी या कोई प्राइवेट पब्लिकेशन थी, उसमें मैंने पढ़ाया था नाइट सॉइल। कुछ एरियाज के अंदर जहां पर टॉयलेट्स नहीं होते ना, वहां पर नाइट सॉइल कैसे ली जाई जाती है। एक मतलब जो हमारा जो यूरिन रहता है ना, यूरिन भी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और कुछ लोग आते हैं उस यूरिन को लेकर जाते हैं बाहर फेंकने के लिए, उनका काम है। जैसे हमारे घरों में आजकल आते हैं कचरा उठाने वाले आते हैं, गाड़ी आती है कचरा, हम कचरा डाल देते हैं, ठीक है। वहां भी क्या होता है, हम कचरा डाल देते हैं, लेकिन वहां पर नाइट सॉइल कैरी करने वाले। तो कुछ वर्ग के लोग आज भी ऐसे हैं जिनसे नाइट सॉइल कैरी करवाई जाती है, कि उनका काम ये होता है कि वे लोगों के घरों का वो मल मूत्र उठा कर ले जाते हैं बेचारे, उसके लिए उनको पैसा मिलता है। ये कहाँ का मतलब कानून है या कहाँ का कैसा समाज है जहां पर एक आदमी, ठीक है, एक आदमी अपनी गंदगी दूसरे से साफ करवा रहा है पैसे दे? गलत। The upper caste also treated many of these groups at the bottom as untouchable। अपर क्लास वाले, नीचे वाले जो ग्रुप्स थे ना, इनको अनटचेबली ट्रीट करते थे कि अनटचेबल्स हैं। अनटचेबल मतलब छुआछूत वाले लोग भी, अछूत हैं बोलो तो, कि अगर इन्होंने मेरे को छू लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, ऐसा मानते थे वो लोग। इवन उन लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। अगर आप तब पैदा हुए होते ना, हम पैदा हुए थे तब, तो अगर हमारा जो कास्ट लोअर में होते तो उनको मंदिर में नहीं जाने देते। इन लोगों को, अपर कास्ट के लोगों के कुएं होते थे पानी के अलग, वहां से पानी भरने नहीं दिया जाता था। उनको अपर कास्ट के पौंड के अंदर, तालाब के अंदर नहाने नहीं दिया जाता था। उनको एक इंसान के तौर पे बराबरी का दर्जा न देते हुए उनको नीची नजर से देखा जाता था, तुच्छ लोगों की तरफ से। फिर 19th और 20th सेंचुरी की अगर बात करें तो इन सब चीजों के अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगा, और जो आज हमारे सामने है कि यहां पहुंच गया बदल बदल कर। आगे हम देखते हैं वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। अब इस चेंज के प्रति किस प्रकार से काम किया गया वो देखते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी की अगर बात करें, तब से हमें इन मुद्दों के ऊपर डिबेट्स और डिस्कशंस होती दिखाई देती हैं, और उसका एक कारण था न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि हम जानते हैं पहले किताबें वगैरह नहीं होती थी ज्यादा। From the first time, books, newspapers, magazines, leaflets and pamphlets were printed. These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7th। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, मैगजीन्स, ये छापना बहुत ही सस्ता पड़ रहा है एज कंपेयर टू द अर्ली राइटिंग्स। पहले क्या होता था, मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, हमने एक और चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग पहले, तो कौन सा इंस्क्रिप्शन किया जाता था। अब एक स्टोन के ऊपर तुमको नक्काशी करके लिखना है, कितना टाइम लग जाएगा लिखने में, और वही पेपर पे लिखने को बोले धड़ाधड़ 1 घंटे में तो तुम एक बुक लिख दोगे, 10 पेज भर दोगे, 1 घंटे भर दोगे ना। तो प्रिंटिंग के कारण बहुत ईजी हो गया कम्युनिकेशन। इस कारण से ऑर्डिनरी लोग जो थे वो भी उनको पढ़ सकते थे, वो भी लिख सकते थे, अपने आइडियाज अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते थे। पहले क्या था, सिर्फ हायर लोग जो होते थे वही पढ़ाई को एक्सेप्ट कर पाते, मतलब एक्सेस कर पाते थे कि उन्हीं के बच्चे, पता है ना, हमने पढ़ा था एकलव्य के बारे में, जानते होंगे कहानी। एकलव्य जो थे वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे कि मुझे धनुष चलाना सिखाओ, लेकिन गुरु द्रोणा ने उनको मना कर दिया था, बोले कि तुम एक वनवासी लड़के हो, जंगल में रहने वाले आदिवासी हो, तुमको मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं तो सिर्फ राजाओं के बेटों को, प्रिंसेस को सिखाता हूँ।
ठीक है, एकलव्य को ऐसा कहा गया था, यानी कि पुराने, अगर तुम तब पैदा हुए थे तो तब तुम भी एजुकेशन तुमको नहीं मिल पाती। तो वैसे ही उस समय के लोग एजुकेशन से दूर रहते थे। रीजन क्या था कि माना जाता है कि ये सिर्फ बड़े बड़े लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं, और एक्चुअल में उस समय बुक्स, पेपर, प्रिंट ये सब कुछ था ही नहीं। लेकिन जब इन चीजों की खोज हुई तो हर एक आदमी इसको एक्सेस कर सकता। आज देखो ना, आज तुम में से क्या, आज किसी भी गरीब बच्चे को पढ़ना है, नोटबुक्स फ्री में भी मिलती हैं आजकल। तो बहुत सारे समाज के लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े समाज हैं जो नोटबुक्स प्रिंट करके गरीब बच्चों को दान करते हैं। और अगर अफोर्ड करने की भी बात करें तो एक नोटबुक आदमी थोड़ा सस्ते कीमत वाली बोल सकते हैं हम लोग, या थोड़ा पुअर क्वालिटी वाली लेके भी पढ़ाई कर सकता है कि नहीं? तो एजुकेशन ज्यादातर लोगों तक अब पहुंचने लगी है। और उस समय क्या, लोग अपने विचार व्यक्त ही नहीं कर पाते थे लिख के भी, क्योंकि लिखना भी बड़ा महंगा होता था। फिर जब नोटबुक्स वगैरह ये सब चीजें आई तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त करना शुरू किया, और अपनी ही भाषा में करना शुरू किया। पहले तो ये होता था कि ये भाषा संस्कृत ही चलती थी, अब वो कोई भी भाषा, भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें थी, ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मेन इन द न्यू सिटीज। अब क्या होने लगा, कोई भी इशू होता था, सामाजिक मुद्दा, आज न्यूज चालू करते शाम को जाके कभी घर पे, पापा आते हैं, देखते हैं न्यूज वगैरह। तो न्यूज अगर देखोगे तो उसमें क्या होता है, जगह जगह डिबेट हो रही होती है। डिबेट में क्या होता है, कौन सी पार्टी आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, पूछा जाता है। फिर लोग बहस करते हैं, नहीं भाई इस पार्टी ने इतना काम कर दिया, यही आएगी। दूसरा बोलते नहीं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, अब तो यही आएगी। तो दैट इज काइंड ऑफ डिबेट ही होती है। तो ऐसे डिबेट्स होने लगी लोगों के बीच में, अलग अलग मुद्दों पे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इवन रिलीजियस मुद्दों के ऊपर भी डिबेट्स होने लगी सिटीज के अंदर लोग। क्योंकि आप न्यूज पे देखना ना, कभी चाय की दुकान के आजू बाजू से गुजरना तो देखना, वहां पे चाय की दुकान में बैठे लोग ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। फिर उसमें लिखा होता है अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, और लोग बहस करने बैठ जाते हैं वहां पे। फिर और 2-5 लोग इकट्ठे हो जाते, फिर बहस हो जाती है। वो बोलता है यही आएगा इस बार फिर से मोदी, फिर दूसरा बोलता है अरे नहीं ये कैसे आएंगे, कुछ नहीं किया। तीसरा बोलता है नहीं नहीं बहुत अच्छा किया। चौथा कुछ और ही बोल रहा होता है। तो वहां पे बहस हो रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा, ठीक है। तो डिबेट्स, तो शहरों में भी इसी प्रकार से क्या होने लगी, डिबेट्स होने लगी। The discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change। अब ये जो डिस्कशंस थी ये ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। न्यूज़पेपर, अब देखो पहले क्या होता था, फोन वगैरह कुछ चीजें नहीं होती थी। अब आज देखो तुमको कोई भी चीज को वायरल करना है, क्या करो, मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे। अभी जैसे एक झूठा मैसेज ही डाल दो, कई बार होता है फेक मैसेज भी आ जाते हैं हमारे पास, वो फेक मैसेज लोग आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब जैसे मैंने एक फेक मैसेज बना के भेजा इसको कि भाई आज रात को 12 बजे धरती के ऊपर एक तारा गिरने वाला है, धरती खत्म हो जाएगी। अब इसने क्या किया, अब इसने थोड़ी देखा बेचारा, इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप में 100 लोग थे, 100 में से 10 लोगों ने इसको सही माना, उन्होंने आगे 10 को फॉरवर्ड कर दिया, उन 10 ने और आगे फॉरवर्ड किया, ऐसे करते करते वायरल हो जाएगा। होता ना ये चीजें। इसीलिए सरकार बार बार जब ऐसी परिस्थिति होती है तो सरकार हमें वार्निंग देती है, कोई भी आदमी अगर फेक न्यूज फैलाता है तो उसको सजा मिलेगी। क्योंकि ये तो चेक कर लेते हैं आजकल की कहां से मैसेज शुरू हुआ, तो वो घूम फिर के यहाँ तक आ जाएंगे। इसलिए फेक मैसेजेस नहीं होने चाहिए। तो वैसे ही आज जैसे इजी हो गए वायरल करना, उस समय भी जब न्यूज़पेपर्स वगैरह आ गए तो लोग जो थे इसको पढ़ने लगे, और लोगों को पब्लिक के मुद्दे जो थे उनके ऊपर डिस्कशन होने लगा। और फिर लोग जो बदलना चाहते थे इन चीजों को, वो लोग उस मूवमेंट से भी जुड़ने लगे। सपोज कि किसी जगह पर हमें कोई एक पर्टिकुलर मुद्दे को सॉल्व करना है समाज में, कोई भी चीज को, लोग जो उसके फेवर में थे वो लोग उससे जुड़ने लगे धीरे धीरे। तो ये सब चीजें बदलाव का कारण बनी। पहले क्या था, जब न्यूज़पेपर ये एक्सेस था ही नहीं ज्यादातर लोगों के पास, तो क्या होता था, गिने चुने लोगों तक ही वो चीज पहुंचती थी। तो चेंज कैसे आएगा? चेंज कब आता है, जब सब लोग या ज्यादातर लोग उसमें शामिल हो। ये डिबेट्स जो थी ये ज्यादातर भारत के रिफॉर्मर्स के द्वारा की जाती है। रिफॉर्मर बोला जाता है सुधारक को, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर वर्ड यूज किया जाता है। सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक। भारत के अंदर कई समाज सुधारक थे, जिनमें से एक बहुत ही फेमस ऐसे समाज सुधारक एक रिफॉर्मर थे जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। याद है, सुना है किसी ने पहले? yes. सुना है? राजा राम मोहन रॉय जो थे उनका जन्म 1772 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। इनको ब्रह्म समाज का या ब्रह्म सभा का फाउंडर माना जाता है, जिसको पहले हम लोग ब्रह्म समाज कहते थे, आज उसको हम ब्रह्म सभा कहते हैं। ये उनके फाउंडर हैं। People such as Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that changes are necessary in society। इनको रिफॉर्मर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मानना था कि समाज के अंदर बदलाव बहुत ही जरूरी है। And unjust practices needed to be done away with।
और वो मानते थे कि समाज के अंदर जो भी गलत चीजें हो रही है, जो भी अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर, भले वो किसी भी प्रकार का है, उसको हमें हटाना होगा ही। They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life। और उनका ये भी मानना था कि इस तरह के बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है हम लोगों को राजी करें, उनको समझाएं बुझाएं, उनको राजी करें कि भाई ये जो तुम पुरानी चीजें कर रहे हो वो ठीक नहीं है, अब इसको बदल डालो। ठीक है, धीरे धीरे लोग फिर मानने लगे। बच्चियां, हमारी लड़कियां पहले ट्रेडिशनल कपड़ों में होती थी, फिर समाज ने, लड़कियों ने, घर वालों ने, अब बहुत सारी लड़कियों को आज भी घरों में अगर हम देखें जीन्स टॉप पहनने की इजाजत नहीं होती। बहुत सारे, तुम्हारे भी कहीं ना कहीं समाज में, तुम्हारे भी रिश्तेदारी में कई तो घर ऐसा होगा जहां पर पापा या मम्मी या दादा या दादी इतने स्ट्रिक्ट होंगे कि वो अलाउ नहीं करेंगे। फिर कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है मम्मी सपोर्ट करती है, मम्मी के सपोर्ट से कुछ जगहों पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन घर पे बाकी लोग दादा दादी पापा नहीं पढ़ाने की, लेकिन मम्मी लड़ गई, मम्मी बोले नहीं बच्ची स्कूल जाएगी। कई लड़कियों को 10th के बाद नहीं पढ़ाया जाता, बस भी इसकी पढ़ाई होगी, अब इसको घर पे खाना वाना बनाना सिखाओ, घर का काम सिखाओ, 2 साल बाद इसकी शादी कर देंगे। फिर मम्मी ने, घर का कोई सदस्य ऐसा होता है जो नहीं पढ़ेगी अभी, फिर कैसे करके तुम 12th कर लेते हो, फिर आगे की पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा मम्मी लड़ जाती है, अड़ जाती है, फिर आगे की पढ़ाई करने बाद कुछ अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हो, कुछ बन जाते हो, तो सुकून होता है माँ को भी और वो बच्ची की भी जिंदगी बन जाती है। तो इस प्रकार से समाज सुधारक जो होते हैं वो मानते हैं, राजा राम मोहन राय जैसे, कि अगर किसी प्रथा को हमें खत्म करना है तो सबसे पहले हमें लोगों को उसके नुकसान यानी कि उसको छोड़ने के लिए राजी करना होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो थे वो नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन का नॉलेज फैलाने में बहुत ही ज्यादा वो उत्सुक थे। हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को वैसे देखा जाए तो हम लोग, अब आज हमारे यहाँ पर 2 तरीके से लोग सोचते हैं। कुछ लोग इंग्लिश एजुकेशन को फेवर्ड मानते हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं क्यों भाई हमारी भाषा सीखनी चाहिए हमको, है ना, संस्कृत है, हिंदी है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी सोच है। यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पे अंग्रेजी भी जरूरी है, लेकिन फिर वही बात है कि आपको अपनी बोली भी आनी चाहिए। सबसे पहले आपको आपकी मातृभाषा आनी चाहिए, उसके बाद आपको आपकी राष्ट्रभाषा आनी चाहिए, उसके बाद आपको दूसरी भाषाओं को भी मतलब सम्मान देना चाहिए, उनको भी सीखना चाहिए। आज तो हम लोग तो देखो 2 लैंग्वेज नहीं आती हमको। आज हम लोग बच्चे, तुम लोग इतने बैठे हो, देखो तुम्हारी क्लासरूम की अगर बात करूं, तुम्हारी मेन लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो इंग्लिश, तो सब बच्चे इंग्लिश में परफेक्ट होते हैं? नहीं होते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी राष्ट्रीय भाषा की, हिंदी, सब बच्चे हिंदी में परफेक्ट होते हैं? होते हैं सब परफेक्ट? आधी जनता फेल होती है हिंदी में। तीसरे नंबर पे आती है हमारी मदर टंग, मैंने इसको उल्टी तरीके से गिनाया, लेकिन जब सबसे पहले हमारी आनी चाहिए मदर टंग, मातृभाषा। तो जिनकी मातृभाषा गुजराती है, क्या गुजराती में सब लोग टॉप करते हैं या सब लोग पास हो जाते हैं? बहुत बुरा हाल है हमारा गुजराती में, है कि नहीं? तो इस तरीके से पहले लोगों की बात करें, पुराने समय में एक एक आदमी को कई कई भाषाओं का ज्ञान होता था। तो इस तरीके से ये जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की वकालत की कि वेस्टर्न एजुकेशन हमें फैलानी चाहिए, और इससे फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन भी जनरेट होगा। यानी कि जब हम विदेशी एजुकेशन यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को लेंगे तो वी विल गेट मोर नॉलेज, क्योंकि ज्यादातर वर्ल्ड का लिटरेचर जो है इंग्लिश में लिखा जाता है, तो दुनिया में होने वाली क्रांतियों के बारे में, रेवोल्यूशंस के बारे में वहां से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसी कारण से महिलाओं की स्थिति में जो बदलाव आया है वो भी पॉसिबल होगा, ऐसा राम मोहन रॉय का मानना था। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर एफोर्स्ड टू बेयर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी और ऐसा भी लिखा कि महिलाओं को किस प्रकार से घरेलू काम का बर्डन उनके ऊपर होता है। यानी कि पहले महिलाओं की जिंदगी क्या होती है? सिर्फ घर बार, चूल्हा चौका, बाल बच्चे, बस खत्म होता था नहीं, यही था। कन्फाइंड टू द होम, पूरा दिन घर पे ही रहना, सिर्फ किचन में ही रहना, किचन से आगे उनकी हद होती ही नहीं थी। एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, और घर से बाहर जाना भी अलाउड नहीं होता था। आजकल तो बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, घर से बाहर भी नहीं निकले। आज भी मैंने देखा कुछ जगहों पर तो ऐसा होता है कि भी घर से बाहर भी महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता, गेट तक आने में पर्दे में रहती हैं औरतें। आजकल बहुत कम, कोई एक आधा आपको रेयर केस ऐसा मिलेगा, बाकी जनरली ऐसी चीजें नहीं होती हैं। और एजुकेशन की बात करें, वो तो आज हर घर में लड़कियों को पढ़ाया जाता है। इवन लड़कियां भी स्कूल जा ही रही हैं, जा रही है ना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, बाकी चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।